Hello caffeinated coders. So in this video we'll learn about the basic syntax of Java, or we can say the basic body structure of Java, and write our first hello world program. So let's start our video. पहले कि हम ये जाने कि सिंटेक्स बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा क्या है या फिर जावा को लिखने का तरीका है वो क्या है। पहले हम जानते हैं कि सिंटेक्स किसे कहते हैं। सिंटेक्स हम सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि हम अपने कोड को कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो उसमें ग्रामर होती थी कि कहाँ पे हमको ही लगाना है, कहाँ पे हर इस्तेमाल करना है, कहाँ पे शी। उस तरीके से हिंदी होती है, हिंदी में अपने कुछ अलग नियम होते हैं उसको लिखने और बोलने के, जिसमें हम व्याकरण में पढ़ते हैं। ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सिंटेक्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का, कि हम उसको कैसे लिखते हैं, उसके नियम क्या है, किस तरीके से उसको लिखा जाएगा, उसको हम syntax कहते हैं। So now let's discuss about the basic syntax of Java and meaning of different keywords in Java। अब जब हम जान चुके हैं कि syntax किसे कहते हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं कि Java का basic syntax क्या है और उसके syntax में जो हमने कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं उन हर कीवर्ड का मतलब क्या है, और फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करता है। हर जावा प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन होता ही है जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं, और जो हमारा जावा प्रोग्राम होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। और फंक्शन जो होता है वो हमारे एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक भी हम उसको कह सकते हैं। मतलब किसी भी जावा फंक्शन का जो सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको भी हम फंक्शन कहते हैं। मतलब फंक्शन के लिए function is the smallest building block of any Java program। तो अब हम जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन को कैसे बनाते हैं जावा में, या फिर कैसे लिखते हैं किसी भी फंक्शन को जावा में। तो सबसे पहले हम किसी फंक्शन में उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं कि वो फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन किस वैल्यू के लिए रिटर्न करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें हमें एक फंक्शन बनाना है जो हमें एडिशन रिटर्न करे। मतलब हम उसमें दो वैल्यू पास करें और वो उनका एडिशन रिटर्न करे। तो अब हम किसी भी दो वैल्यू के इंटीजर का एडिशन रिटर्न करना है तो उसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट। अगर हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो उसके लिए हम लिखेंगे वॉइड। अब उसके बाद में हमको नाम लिखना होता है अपने फंक्शन का, क्या नाम देना है। तो हम हमेशा उसको एक मीनिंगफुल नेम देते हैं। हमारा फंक्शन जो वर्क करता है हम उसको वो नेम देते हैं, ताकि अगर कोई पर्सन हमारे फंक्शन मतलब हमारे प्रोग्राम को, तो क्या कहते हैं, उसको पता चल जाए कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। जैसे कि जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कई लोग मिलके, जब आप किसी कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो वहां पे कई सारे लोग मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। तो अब आपने कोड के लिए ऐसी कोई नेम दे दिया कुछ भी, अब उस सामने वाला जब उसको पढ़ने बैठा तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि इस कोड का मतलब क्या है, तो उससे खराब होता है। तो हम हमेशा उसके लिए मीनिंगफुल नेम देते हैं। जैसे कि हमको एक एडिशन का फंक्शन बनाना है तो हम उसको नेम क्या कहते हैं, रिटर्न करना है। अब इंट एडिशन, तो इंट उसका रिटर्न टाइप हो गया कि वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। एडिशन मतलब वो फंक्शन एडिशन रिटर्न कर रहा है। इंट एक इंटीजर वैल्यू, इंट से हमको पता चलेगा कि वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। एडिशन से पता चलेगा कि वो किन्हीं भी दो इंटीजर्स का एडिशन रिटर्न करेगा। इसमें हम उनके पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहला पैरामीटर इंट एक्स दे दिया, दूसरा पैरामीटर इंट वाई दे दिया। तो अब जो हमारा फंक्शन होगा वो इंट एक्स प्लस वाई रिटर्न कर देगा। फंक्शन के बारे में हम इससे ज्यादा अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब जो ये फंक्शन होते हैं हमेशा अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करते हैं। फंक्शन हमेशा किसी क्लास को बिलोंग करेगा। अब क्लास क्या होती है, कंटेनर होता है जो रिलेटेड फंक्शंस को रखता है, मतलब जिसमें रिलेटेड फंक्शंस बिलोंग करते हैं जिसके लिए।
हमेशा जो फंक्शन होते हैं वो किसी ना किसी क्लास के लिए बिलोंग करते हैं। बेसिकली हम जो क्लास होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं टू ऑर्गेनाइज अवर कोड के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक लाइब्रेरी है, अब लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, उसमें हजारों किताबें हैं। अब आप उनको ऐसे ही रैंडम रख दें, मतलब सारी किताबें मिक्स करके रख दें, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो उनमें हमेशा सेक्शंस होते हैं, मतलब उन सेक्शन को आप क्लासेस कह सकते हैं। जैसे कि टेक्निकल बुक्स एक तरफ रखी हुई हैं, बायो से रिलेटेड बुक्स एक तरफ, या फिर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड बुक्स एक तरफ, उसको आप एक क्लास कह सकते हैं। अब उस क्लास में भी क्या कहते हैं, छोटी छोटी वो होते हैं, उन जो इलेक्ट्रिकल की बुक्स हैं जिधर रखी हुई, और क्या कहते हैं जिधर उसकी बुक रखी है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एक बुक का सेक्शन है, तो अब वो हो गई क्लासेस। अब उन क्लासेस में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि क्लास में हो गई कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में जावा की बुक्स अलग रखी हुई हैं, सी लैंग्वेज की बुक्स अलग रखी हुई हैं, तो उनको हम फंक्शन कह सकते हैं। फंक्शन को हम बेसिकली जो फंक्शन और जो फंक्शन क्लास को बिलोंग करते हैं उनको हम मेथड कहते हैं। मतलब जो फंक्शन किसी भी क्लास को बिलोंग करते हैं उनको हम मेथड कहते हैं। सम लैंग्वेजेस लाइक, अगर आपने पहले पाइथन या सी पढ़ी होगी तो उसमें कोई भी क्लास नहीं होती है, मतलब उसमें जो होते हैं फंक्शन कहते हैं। पर वही फंक्शन अगर किसी क्लास को बिलोंग करता है तो उसको हम मेथड, जो मेथड होता है वो फंक्शन होता है जो किसी भी क्लास को बिलोंग करता है। मतलब हम अपने फंक्शन के लिए मेथड कहते हैं जब वो किसी भी क्लास को बिलोंग करता है। तो हम देखते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं और क्लास का सिंटेक्स क्या होता है। उसके लिए हम पहले अपना कीवर्ड लिखते हैं क्लास। तो क्लास के लिए हम पहले क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम उसको नेम देते हैं। तो हमारे हर जावा के प्रोग्राम में एक मेन नेम की क्लास, पहले हम क्लास लिखते हैं और उसके बाद उसका नेम लिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लास का नेम होता है वो हमेशा हमारे फंक्शन की फाइल का नेम होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरी फाइल का नेम है इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम उसको इंट्रोडक्शन नेम दे देंगे। मतलब जो हमारी फाइल का नेम होगा वही हमारी क्लास का नेम होगा। जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए अपना इंट्रोडक्शन नेम दिया है, अपनी फाइल का नेम मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो यहाँ पे हम फाइल नेम की जगह इंट्रोडक्शन नेम देते हैं अपने क्लास के लिए। तो क्लास आप समझ गए होंगे किस तरीके से बनती है। अब क्लास के लिए हम फिर एक्सेस मॉडिफायर बताते हैं। मतलब एक्सेस मॉडिफायर, बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है कि हमारी क्लास के लिए कौन कौन एक्सेस कर सकता है, मतलब कहाँ कहाँ से एक्सेस करा जा सकता है। कई तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। तो अभी हम शुरुआत में जो कि हम बिगिनर हैं तो हम केवल पब्लिक क्लास का इस्तेमाल करेंगे। बाकी एक्सेस मॉडिफायर्स के मतलब हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम केवल पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे। तो पब्लिक क्लास इंट्रोडक्शन हमारी क्लास का नेम हो गया। बेसिकली पब्लिक का मतलब होता है कि हमारी क्लास के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है हमारी क्लास के लिए। ऐसे ही हमारा जो मेथड है उसमें भी हम पब्लिक लगा देते हैं। अब इससे हमारे जो फंक्शन है उसके लिए भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब एक स्पेशल कीवर्ड होता है जो ये बताता है कि हमारे क्लास या मेथड के लिए और कौन कौन सी क्लासेस इसके लिए एक्सेस कर सकती हैं या फिर कौन सी क्लासेस एक्सेस नहीं कर सकती हैं। बेसिकली पब्लिक का मतलब होता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है कि हमारी क्लास या फिर मेथड के लिए कोई भी क्लास या मेथड इस प्रोग्राम का एक्सेस कर सकता है। बाकी और भी कई तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जिनके बारे में हम आगे समझेंगे। तो जब हम जान चुके हैं कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है हमारे किसी भी जावा प्रोग्राम का, तो चलिए अब हम अपना पहला कोड लिखते हैं या फिर पहला जावा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखेंगे। तो इसमें हमने इस स्टैटिक नाम के फंक्शन की कीवर्ड की बात नहीं की है, इसकी बात हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इसको बस लिखना ही होता है। बाकी जो ये स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट हो गए, ये हमारे पैरामीटर होते हैं जो किसी भी फंक्शन को हम पास करते हैं। इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं कि ये फंक्शन
कौन कौन से पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। जो हमारा ये system.out.print स्टेटमेंट होता है, ये हमारा किसी भी वैल्यू के लिए प्रिंट करने के लिए यूज होता है। system.out.println से हम किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं अपने टर्मिनल पे। हमें जैसे कि मान लीजिए कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं system.out.println का, जिससे कि हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने प्रिंट करा हेलो और ये हमारा हेलो प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए हमें इसके बाद हमें प्रिंट करना है हेलो बर्ड। अब हमने जब प्रिंट करा हेलो के बाद जब हमने बर्ड प्रिंट कर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, बट अब हमें एक ही लाइन में प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे प्रिंट के बाद एलन का मतलब होता है ये लाइन होता है, इसका मतलब होता है लाइन। जब हम क्या कहते हैं ये system.out.println का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है जो भी इस लाइन में है उसको प्रिंट कर दो और उसके बाद में जो कर्सर है उसको अगली लाइन में भेज दो। तो जब हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ क्या, system.out.println ने पहले हेलो को प्रिंट कर दिया और उसके बाद में कर्सर के लिए नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया। अब उसके बाद में जब अगला system.out.println चला तो उसने वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा और उसके बाद में कर्सर को फिर अगली लाइन पे शिफ्ट कर दिया। पर अगर आप चाहते हैं कि जो आप आगे भी लिखे वो उसी सेम लाइन में है तो आप ये लाइन स्टेटमेंट को हटा देंगे। अब इससे होगा क्या, जो system.out.print है ये केवल हेलो को प्रिंट करेगा और कर्सर सेम लाइन में रहेगा। ये देखिए हेलो और बर्ड दोनों सेम लाइन में आ गए, इससे हमारा कर्सर सेम लाइन में रहेगा। तो जब भी आपको किसी के बाद नेक्स्ट लाइन चाहिए तो उसके लिए हम println का इस्तेमाल करते हैं और system.out.print हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे लिए कर्सर अगली नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजना है। अब मान लीजिए आपके लिए बीच ही में इस लाइन से लिखना ही नहीं है और इसी सेम स्टेटमेंट से हेलो के बाद जो वर्ड है ये सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है और ये स्पेस भी प्रिंट करता है। अगर आप इसमें स्पेस देंगे जो भी एज इट इज लिखा होगा वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। बट अब आप चाहते कि आपका जो ये वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, बट आप एक और लाइन इसके लिए नहीं लिखना चाहते, तो उसके लिए हमारे कुछ एस्केप सीक्वेंस होते हैं। जैसे कि हमारा /n यूज करते हैं हम उसके लिए नेक्स्ट लाइन के लिए, इस नेक्स्ट लाइन कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देना। अब इससे भी हमारा क्या होगा, हेलो के बाद जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस भेजते हैं। अब आपको जैसे कि इसमें स्पेस देना है, थोड़ा ज्यादा कुछ प्रिंट कर रहा है और उसमें ज्यादा स्पेस देना है और आप टैब से स्पेस नहीं देना चाहते तो आपको /t लगाना है और इससे एक टैब का स्पेस आ जाएगा, आप जो भी लिखेंगे उसमें। ये देखिए इसमें स्पेस आ गया, इनको हम एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं। नाउ आपने जो ये सिस्टम लिखा इसके बाद डॉट के बाद अगर आप स्पेस भी देते हैं तब भी आपका कोई एरर नहीं आएगा, आपका जो प्रोग्राम है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब आप ये बताइए अगर हम सिस्टम या फिर किसी जो वर्ड लिखा हुआ उसके बीच में अगर स्पेस दे दें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर आप किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस देंगे तो आपको एरर शो हो जाएगा। तो बेसिकली हम किसी भी डॉट के बाद स्पेस दे सकते हैं तो हमारा कोई एरर नहीं आएगा, बट अगर आप वैसे स्पेस देते हैं किसी वर्ड के बीच में स्पेस देते हैं तो एरर आ जाएगा। और ये जो डॉट ऑपरेटर है जिसका हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम किसी भी क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड है उनको एक्सेस करने के लिए, किसी भी क्लास के अंदर के मेथड को एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉट ऑपरेटर का। जैसे कि जो हमारी ये सिस्टम है ये क्लास है, द सिस्टम क्लास कंटेन्स सेवरल यूजफुल फंक्शन। तो जो ये हमारी सिस्टम है ये क्लास है, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। जो ये आउट है ये हमारी आउटपुट स्ट्रीम है, इसको हम फिल भी कहते हैं, आप कभी आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। उसके बाद में डॉट लगा के हम जो ये प्रिंट के लिए हम वो कर रहे हैं ये हमारा एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर देता है। तो सिस्टम नाम का एक मेथड था जिसमें हमने डॉट ऑपरेटर लगा के आउट नाम के एक फिल के लिए एक्सेस करा और डॉट लगा के एक अपना फंक्शन एक्सेस करा। तो
कोई भी फंक्शन या कुछ भी एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अपने आने वाली वीडियो में जानेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनपुट कैसे लेते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू। अब जैसे कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें हम केवल आउटपुट तो देंगे नहीं। अब जैसे कि हम एक एडिशन का ही प्रोग्राम लिखें तो उसमें हमको 2 वैल्यू पहले यूजर से इनपुट लेनी होंगी, उसके बाद में उसको स्क्रीन पे कुछ आउटपुट देना होगा। तो हम इनपुट कैसे लेते हैं आने वाली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।